तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही थी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए, तो उसके हम सेट नंबर 3 का जो है वो सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। और इसके जो हैंड रिटन नोट हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे, तो जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन ये है कि किस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। भारत ने इसकी सदस्यता कब की है? तो भारत जब जुड़ा है राष्ट्रमंडल खेलों में तो उसको बोलते हैं सदस्यता लेना, और मेज़बान बात अलग होती है। तो सदस्यता है, यानी कि भारत जुड़ा कब है? तो 1949 में भारत जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जुड़ा है। लेकिन जो भारत ने मेज़बानी की है वो कब की है? तो भारत ने जो मेज़बानी की है वो 2010 में की है। मेज़बानी का मतलब होता है कि भारत में जो खेल हैं राष्ट्रमंडल वो कब हुए थे, ठीक है। 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो स्कॉटलैंड में, यानी कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगी। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब खेले गए थे? तो 1930 में सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है हैमिल्टन कनाडा में खेले गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृतियों का हिस्सा नहीं है? तो सहायक स्मृतियों का जो हिस्सा नहीं है वो है पीरोम। पीरोम जो है वो सहायक का हिस्सा नहीं है। सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी, ये क्या है? ये सहायक स्मृतियों के हिस्से हैं। द्वितीयक स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं? जैसे सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, इनको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? जैसे रैम है, रोम है, ईपी रोम है, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी प्राथमिक मेमोरी होती हैं। इनका काम क्या होता है प्राथमिक मेमोरी का? कि अगर आप कोई भी, जैसे मान लो लैपटॉप ही है, अगर आप शट डाउन करते हैं या फिर कंप्यूटर है शट डाउन करते हैं, तो जो आपका डाटा प्रेजेंट टाइम में आपने जितना सेव, मतलब जितना आप, जैसे मान लो लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो उसमें जो चीज़ चल रही है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाएगी, यानी शट डाउन होने पर डाटा लूज़ नहीं होता इसमें। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। एक बार फिर से देखेंगे, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकाय की स्थापना की पहल की थी? तो निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना जो है वो रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा की गई थी। पहले बात कर लेते हैं लेटन की। लेटन को एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे। लेटन को हम कैसे याद रखेंगे? लेटने से। और लेटे कहाँ थे हम? दिल्ली में पहली बार लेटे थे, और कूलर के सामने हमने अपनी आर्म कर ली थी। क्या कर ली थी? आर्म जो है, आर्म बाहें को तो बोलते हैं, तो आर्म कर ली थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट और पहला दिल्ली दरबार, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस समय वायसराय कौन थे? तो लेटन जो है इस समय वायसराय थे। पहला दिल्ली दरबार लगता है कब? 1877 में, इन्हीं के लेटन के कार्यकाल में लगता है। और ये क्यों लगता है 1877 में? तो महारानी जो विक्टोरिया थी, इनके सम्मान में जो है वो पहला दिल्ली दरबार लगता है। फिर 1878 में क्या होता है? आर्म एक्ट आता है इनके ही द्वारा, लेटन के द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लेटन के द्वारा आता है। लेकिन रिपन क्या करते हैं कि हम रिपीट नहीं करेंगे, किनको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट को ये समाप्त कर देते हैं। पहली पूर्ण गणना जो है वो रिपन के कार्यकाल में 1881 में होती है। कब? 1881 में पहली पूर्ण जनगणना होती है। लेकिन जनगणना की शुरुआत कब होती है? तो 1872 से शुरू होती है जनगणना की, ठीक है। और यहाँ पे पहली पूर्ण की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना की जाएगी। पहला कारखाना अधिनियम जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में होता है, अधिनियम आता है। हंटर शिक्षा आयोग जो है वो भी रिपन के कार्यकाल में आता है। इलेवर्ट बिल 1883 में जो है वो रिपन के कार्यकाल में आता है। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात कर लेते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? ये अभी ऊपर बताया गया है कि स्थानीय निकाय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो रिपन के द्वारा की गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगता है? तो 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगता है। और तीसरा दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब लगा था? तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। और तीसरे दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से जो राजधानी है भारत की उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली कब बनी है? तो 1911 में जो है वो बनी है। इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, एक तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इरविन आ गया है तो इनके इरविन के नाम से आप याद रखेंगे, ठीक है। गांधी और इरविन दोनों लोगों के बीच में ही समझौता होता है 1931 में। कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि होती है जिनमें आ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब होता है दिशा। जिनमें दिशाओं की जरूरत ना हो, सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसमें जो राशि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो जो द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि में और कौन सी आएंगी? जैसे कि दाव है, दाव में कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। दूरी है, दूरी में आप इधर चल लो, इधर चल लो, इधर चल लो, इधर चल लो, किधर भी चल लो, क्या दिशा मतलब दिशा क्या इसमें कंफर्म है? नहीं है ना।
लेकिन विस्थापन जो है वो एक निश्चित डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। निश्चित डिस्टेंस जो है, विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, यानी कि दिशा के सहित परिमाण भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अदिश राशियाँ वे होती हैं, इसी वही चीज़ इसमें लिखी, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। और सदिश में यानी कि सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा है, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो वेग, बल और भार ये कैसी राशियाँ हैं? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नीचे अभी बताया दूरी क्या होती है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। इसमें कोई दिशा का निश्चित नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन में न्यूनतम दूरी होती है और ये सदिश राशि कहलाती है। दाव भी अदिश राशि है और कार्य भी जो है वो अदिश राशि है। 49वीं समांतर किसके किसके बीच में सीमा रेखा है? तो 49वीं समांतर सीमा रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। 10वीं अक्षांश रेखा की बात कर लेते हैं तो अंडमान एंड निकोबार इन दोनों के बीच में जो है वो 10 डिग्री अक्षांश है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है और भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। 38वीं समांतर रेखा की बात कर लेते हैं तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। मैगीनॉट रेखा की बात कर लेते हैं तो मैगीनेट रेखा जो है इसको फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा है। मैकमोहन की बात कर लेते हैं जिसको हम जॉनसन रेखा के नाम से भी जानते हैं। मैकमोहन रेखा को हम जॉनसन रेखा के नाम से भी जानते हैं और ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा की बात कर लेते हैं तो हिंडनबर्ग रेखा जो है वो पोलैंड और जर्मनी इन दोनों के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ और एक बार देख लेते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? यानी कि काली क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से ही संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन यानी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये लेदर से संबंधित है, यानी कि चमड़ा से। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है? फ्रूट एंड हनी यानी कि फल और शहद से ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है, यानी कि जिसको हम स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फूड ग्रेन यानी कि खाद्य पदार्थों से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे है? तो फर्टिलाइजर से संबंधित है। पिंक रिवॉल्यूशन किससे है? तो पिंक यानी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये प्याज से संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मीट और टमाटर से संबंधित है, यानी कि मांस और टमाटर से ही संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सिल्वर यानी कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो एग एंड पोल्ट्री से ये संबंधित है, यानी कि एग मतलब अंडे से ये संबंधित है। वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जिसको हम कहते हैं ये दूध और डेयरी ये दोनों से संबंधित है। येलो रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो ऑयल सीड से ये संबंधित है, यानी कि तेल से, ठीक है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किससे है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट से ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि एवरग्रीन क्रांति जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित है। किस रंग को उर्वरकों की क्रांति से जोड़ा गया है? तो उर्वरकों की अभी हमने बताया आपको किससे, ग्रे रिवॉल्यूशन की बात हुई थी, तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरकों की क्रांति से संबंधित है, जिसको हम भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। पीली क्रांति कौन लेकर आया था? तो सैम पित्रोदा जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो पीली क्रांति लाई जाती है। नीली क्रांति के जनक किसको कहते हैं? यानी कि ये जनक ही हैं सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है। किसके? पित्रोदा जो है वो पीली क्रांति के जनक है। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी जो है। नीला हीरा कैसा होता है? तो नीले टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक लगा के याद रख लेंगे। सफ़ेद क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित अभी आपको बताया, और ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसके द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड जो है वो चलाया गया था। और सफ़ेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को सफ़ेद क्रांति के जनक कहा जाता है। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस इनकी एक पुस्तक है। किसकी? वर्गीस कुरियन की पुस्तक है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है, शायद 2022 में इन्हें इसके लिए 22 या 23 में अवार्ड इसके लिए मिला है वर्गीस कुरियन को। साहित्य अकादमी अवार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर है? तो रविंद्र भवन में ये स्थित है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। लोक रंग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो एमपी में ये लोक रंग उत्सव जो है वो मनाया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, वो एक अंग्रेजी और दूसरी राजस्थानी भाषा में ये दिया जाता है, ठीक है। 22 जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी, ये चीज़ हो गई। 2022 में
हिंदी के लिए मुझे पहचानो में संजीव को दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी के लिए मुझे पहचानो, मुझे पहचानो जो है वो किसकी है, तो संजीव की है, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है, तो रिक्विएम इन रागा जानकी, ये किसकी है, तो ये है नीलम शरण गौर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पहचानो संजीव, ठीक है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो कि 22 भाषाओं में दिया जाता है। और 58वें नंबर का किसको दिया गया है, तो 58वें नंबर का जो है वो संस्कृत में राम भट्टाचार्य को दिया गया है और उर्दू में गुलजार सिंह को दिया गया है। 56वां किसको दिया गया था, तो नीलमणि फूफन को दिया गया था। और 57वें नंबर का जो है वो किसको दिया गया था, तो दामोदर मोजे को जो है वो दिया गया था 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। लाइकन एक ऐसा जीव है जो किसकी निगरानी करता है, तो लाइकन जो है वो हवा और प्रदूषण की निगरानी करता है लाइकन, ठीक है। लाइकन होता कैसा है, तो कवक और शैवाल जो आपने देखे हैं, जैसे कहीं काफ़ी टाइम से एक आप ऐसा समझ लो काई जो होती है उसी को हम लाइकन टाइप में कहते हैं, ठीक है। लाइकन होता क्या है, तो लाइकन एक सहजीवी है। कैसा है, सहजीवी है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लिटमस पेपर बनाता है, लाइकन से ही हम जो है वो लिटमस पेपर बनाते हैं। थैलोफाइटा से संबंधित है, कौन सा, लाइकन जो है वो थैलोफाइटा से संबंधित है। नदियों में आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के, आप ये भी नदी में मिलता है, ये भी नदी में मिलता है, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, ये दोनों आपने ये तो सभी के घर ही में ही मिल जाती है, जो काई टाइप की होती है, ठीक है। बाकी ये समुद्र में मिलती है, ये तीनों चीज़ें। इसके अलावा चलते हैं किस पे, अगला क्वेश्चन पे, कि पाइथन क्या है। तो पाइथन जो है वो एक प्रोग्राम लैंग्वेज होती है, जैसे अपने कंप्यूटर में जो लैंग्वेज टाइप की होती है ना, तो आपने एक शब्द सुना होगा पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन कौन सी होती है, तो C++ होता है, जावा लैंग्वेज होता है, SQL होता है, और लेटेक्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो जैसे विंडो है, मैकोस है, उबंटू है, लिनक्स है, ये सभी क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उबंटू अभी शायद दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया था, उबंटू वाला। और लिनक्स भी शायद पूछा गया था, उबंटू याद है लेकिन लिनक्स थोड़ा थोड़ा लग रहा है, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा। और विंडो और मैकोस ये भी क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, कब, 1976 में। और 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब होता है, तो वो होता है 1978 में। और मौलिक कर्तव्य जो है ये जो है रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2 मौलिक कर्तव्य और जोड़े जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य हैं। एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जुड़ता है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, जो कि आर्टिकल 21A में वर्णित है, ये भी नीचे लिखा होगा, अभी आपको बताएंगे। तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद जो है वो 51A से संबंधित है। अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 के A में वर्णित है। आर्टिकल 51A के में क्या वर्णित है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हम किसको कहते हैं, तो मौलिक कर्तव्य को कहते हैं। मौलिक कर्तव्य देखते 51A के पहले भाग में क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है, तो भाग 1 में है, किसके, 51A के भाग 1 में है। दूसरा ये है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी आंदोलन हुए हैं पहले, उनसे प्रेरित होना है और उनसे जो भी उच्च आदर्शों को हृदय में अपने संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ये दूसरे में बोला गया है, ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया है, तीसरे में 3 चीज़ें बोली गई हैं कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। 3 में क्या बोला गया है, 3 बातें दी गई हैं, प्रभुता, अखंडता और एकता, इन तीनों की रक्षा करना। चौथे में क्या बोला गया है, चारों ओर से देश की रक्षा करना। 4 में क्या बोला गया है, चारों ओर से देश की रक्षा करना। 5 में क्या बोला गया है, भारत के सभी लोगों में समर्थता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। 5वें में क्या है, 5वें में यानी कि
5 उंगलियों को एक साथ मिलाओ, क्या हो गया? एकता की बात हो रही है, यानी कि इसमें समानता और भ्रातृता की भावना, सभी लोगों में समानता की, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। छठवां में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। छठवां में क्या है कि सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व देना। सातवां में क्या है? सातवां में है जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर और भी बहुत चीज़ें हैं, जानवरों की रक्षा करना, ठीक है। तो ये किसी में आ जाते हैं, ये 7 में आ जाते हैं। 8 में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है? जैसे अब लाल किला पे गए, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख के नहीं आएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि दिल बना लेते हैं, अपना नाम लिख देते हैं आगे और प्रेमिका का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आप कोणार्क सूर्य मंदिर गए, आप वहाँ पे कुछ लिखाए, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। या फिर कोई चीज़ है तो हम तोड़ देते हैं या फिर अपने पास में उठाकर लेके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उस चीज़ की हमें सुरक्षा रखनी है। वहाँ पर साफ़ सफाई भी जो है वो भी इसकी सुरक्षा में ही आता है। तो 9वें में क्या है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। 10, ठीक है, 10 में इतना ही है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो हमने अभी आपको बताया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, देखो वर्तमान में जो है वो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। और 11वां कौन सा जोड़ा गया था? तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको जोड़ा गया था। इसमें ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये जोड़ा गया था किसमें? 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। माता पिता के द्वारा जो है वो किया जाएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो अभी बता चुके, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का आयु मतलब दी जाएगी। मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए वादे योग्य नहीं है। मान लो जैसे अब अपने तिरंगे का सम्मान ही करना हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो भारतीय होना चाहिए। बहुत से विदेशी जो हैं वो भी भारतीय का सम्मान करते हैं, ठीक है। और बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो विदेश में रहकर भारतीय झंडे का तिरस्कार करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या हम एक्शन ले सकते हैं? तो एक्शन देखो बहुत तो मुश्किल है एक्शन लेना, विदेश में रहेगा, ठीक है। अगर इंडिया में ऐसी चीज़ होती है और अगर सामने आती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ठीक है। चलते हैं। सेव से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो सेव से संबंधित जो रोग है वो है फायर ब्लाइट। क्या है? फायर ब्लाइट, यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? ये फायर ब्लाइट जो है ये किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। रेड रुस्ट डिसीज़, यानी कि ये किससे होता है? तो ये शैवालों से होता है, जो कि सूरजमुखी और चाय में होता है। क्या किस में होता है? रेड रुस्ट डिसीज़ जो है वो सूरजमुखी और चाय में होता है और शैवालों से होता है। और टिक्का डिसीज़ की बात कर लेते हैं, तो टिक्का डिसीज़ जो है ये कबक से होता है। किससे होता है? कबक से होता है। और किस में होता है? तो मूंगफली में होता है टिक्का डिसीज़। ग्रीन ईयर डिसीज़ की बात कर लेते हैं, तो ग्रीन ईयर डिसीज़ जो है ये बाजरे में होता है। किस में होता है? बाजरे में होता है। और किससे होता है? तो कबक से ये होता है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2023 को। 2024 को किससे घोषित किया गया है? तो ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2024 को घोषित किया गया है। 2025 को किससे घोषित किया जाएगा? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मतलब घोषित किया जाएगा। 2023 याद रखेंगे, 24 याद रखेंगे और 25 याद रखेंगे। 23 बाजरे से संबंधित है, 24 ऊँटों से संबंधित है, 25 जो है वो क्वांटम विज्ञान से संबंधित है। मोसाइसिक वायरस डिसीज़ ये किसमें होता है? तो तंबाकू की पत्तियां जो है इसमें प्रभावित हो जाती हैं। खम्मा थोइबी किस राज्य की कला का एक महत्वपूर्ण रूप है? तो खम्मा थोइबी जो है ये मणिपुरी कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। मणिपुरी के अन्य बात कर लेते हैं, तो मणिपुरी के अन्य जो है वो है लाई हरोबा, जागोई नृत्य, चोलोम नृत्य। जो देखो जो जागोई जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और चोलोम जो है वो पुरुषों के द्वारा मणिपुर में नृत्य किया जाता है। थाम्बल चुम्बा जो है ये भी मणिपुर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। लाई लाई क्या? लाई लाई, जगाई, चोलोम चलो और थमा दिया, ठीक है। तो क्या थमा दिया? मणि थमा दी। अगला क्वेश्चन है कि चेराव, चेलम, जंगटालम और खुल्लम खुल्ला ये कहाँ के हैं? तो ये जो है खुल्लम मिजोरम के सभी नृत्य हैं। नागालैंड की बात कर लेते हैं, तो रेंगमा, बटरफ्लाई, आलू यट्टू सोचकर आपको केरल नहीं जाना है। इन चीज़ों को याद रखना है कि आलू यट्टू कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। मोड से जो है, मोड से नृत्य, सादल केकई ये कहाँ के हैं? ये सभी नागालैंड के हैं।
आलूयट्टू कौन मनाता है? तो कोन्याक जनजाति जो है वो आलूयट्टू मनाती है। मोड से कौन मनाता है? तो मोद से नृत्य जो है वो आवा जनजाति मनाती है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन तक चलता है। और हॉर्नबिल जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस की 31 की सेकंड शिफ्ट में कि पक्षियों में कौन सा अलाय है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेरा थोड़ा सा अलग हो गया, वहाँ पे हॉर्नबिल भी लिखा था तो हॉर्नबिल ही उसका आंसर था। ठीक है, और मौत से जो है और नागा जनजाति जो है हॉर्नबिल त्यौहार को मनाती है। हॉर्नबिल त्यौहार को कौन मनाता है? तो नागा जनजाति मनाती है। मौत्स्य और हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुण और आंचल जो है, आंचल अरुण से कह रही है अजिलामू बूने के लिए बांचो पासी कांगो चलो शेर और मोर नृत्य जो है देखने मास्क लगाकर रिखमपाड़ा में। कहाँ पर? अजी चलो बच्चों के साथ में चलो शेर और मोर का नृत्य देखना है मास्क लगाकर। कहाँ पे? रिखमपाड़ा में। ठीक है, पासी यानी कि पैसे तो लगेंगे ना। और मास्क नृत्य जो है इसी को हम छम नृत्य के नाम से जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में NIU, N से होता है नेटवर्क, I से होता है इंटरफेस, U से होता है यूनिट। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसने इन मेमोरियम नामक चित्र नाम बनाया? तो इन मेमोरियम नामक जो चित्र है ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित था। तो इन मेमोरियम जो है वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें महिलाओं को समर्पित किया गया था। और 1857 का जो विद्रोह है वो एक सिपाही विद्रोह था। आप सभी को पता होगा मंगल पांडे जो थे वो 34वीं रेजिमेंट से थे और जिन्हें जो है वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए बोला गया था तात्कालिक के लिए। ठीक है, यानी कि तत्काल जो है वो गाय की चर्बी से बने कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। और यहीं से जो है वो 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। और शुरुआत कब होती है? तो 10 मई 1857 को इसकी जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 से शुरू होती है। ठीक है, तो किसने बनाया था ये इन मेमोरियम जो चित्र है वो? तो जोसेफ नियोल पैटोन ने इसको बनाया था। किसने? जोसेफ नियोल पैटोन ने इसको बनाया था। पील आयोग जो है, पील आयोग क्यों आता है? तो पील आयोग जो है वो भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग की स्थापना की जाती है। तात्कालीन मुगल शासक की बात कर लेते हैं। तो तात्कालीन मुगल शासक जो है उस टाइम बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दिल्ली से जो नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति में वो थे जनरल बख्त खान। ठीक है, और जॉन निकोलसन ने इसको दबाया था। किसको? जो 1857 की क्रांति है इसको दबाने का काम था, लेकिन जनरल बख्त खान जो है वो इसको उजागर करने पर लगे हुए थे। लखनऊ से कौन थी? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है वो थी। कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर से जो है वो नाना साहिब थे। हड़प नीति कब आती है? तो हड़प नीति जो है वो 1848 में आती है। और किसके कार्यकाल में आती है? तो डलहौजी के कार्यकाल में 1848 में हड़प नीति आती है। कानपुर से कौन थे 1857 की क्रांति में? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो यहाँ से नेतृत्व कर रही थी। बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो खान बहादुर जो है वो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो है वो किसने लड़ा था? तो वीडी सावरकर ने जो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है लड़ा था। कौन सा गैर बारहमासी नदी है? तो कृष्णा नदी जो है वो गैर बारहमासी नदी है। अन्य नदियों की बात कर लेते हैं। तो हिमालय नदी जो है, हिमालय नदी का स्रोत जो है वो हिमनद से है। कहाँ से है? हिमनद से है। बारहमासी है, लंबा रास्ता होता है, जलग्रहण क्षेत्र इनका बड़ा होता है। पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे कि सतलज और कोसी। हिमालय स्रोत जो है वो हिमनद और प्रायद्वीपीय कैसी होती हैं कि इनका स्रोत सिर्फ वर्षा से होता है। गैर बारहमासी होती है, ये बारहमासी होती है। इनका लंबा रास्ता होता है, इनका कैसा होता है? छोटा रास्ता होता है। इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, इनका जलग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। कावेरी नदी कैसी है? तो कावेरी नदी बारहमासी नदी है और इसको उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। किसको? कावेरी नदी को। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर कि पुरातात्विक उत्खनन पर अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो फर्दर एग्जीक्यूशन एट मोहिंजो-दारो, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे मोहिंजो-दारो की जो खोज है, मोहनजोदड़ो जिसको हम कहते हैं और इंग्लिश में मोहिंजो-दारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो शुद्ध नाम है इसका हिंदी में। इसकी जो खोज है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की जाती है। मोहनजोदड़ो में ही वृहद यानी कि बड़ा स्नानागार है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो मकान ही बोल सकते हैं उसको, एक तरह से इमारत बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल अन्न भंडार की जो
इमारत है वो सबसे बड़ी थी, ना कि स्नानागार की। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। अन्न भंडार जो है जहाँ पर था वो सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार था, पशुपति शिव की पूजा होती थी। कांसे की बनी नृत्य जो है, कांसे की बनी नर्तकी मिली थी मोहनजोदड़ो में, ना कि नर्तक। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पे मिली थी, जिसको हम बियर्डेड मैन बोलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी जो कि टेराकोटा की बनी हुई थी। ठीक है, आप बताएंगे कि जो नर्तकी थी वो किस विधि से बनी हुई मूर्ति थी, तो लुप्त मोम विधि जो है वो इससे बनी हुई थी। पशुपति शिव की जो है वो पूजा होती थी, और अन्य कौन कौन से हैं जिनकी पूजा होती थी, तो हिरण, बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा, यहाँ पर इनकी भी पूजा की जाती थी। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए किसकी पूजा होती थी, तो पशुपति की पूजा जो है वो होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जो है 1921 में हड़प्पा जो है इसको खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ASI के तात्कालिक अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे जो होता है इसके तात्कालिक अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो जॉन मार्शल जो है वो आर्कियोलॉजी के इनको अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसको चुना गया था, तो अब आ जाती है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनक हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम को चुना गया था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जब भारत का जो संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको बनकर तैयार किया गया था। और इसको लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। किसको? भारतीय संविधान को। और बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको बनकर तैयार हो जाता है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब होती है, तो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक जो है वो बैठाई जाती है, जिसमें 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और फिर 11 तारीख को जो है वो स्थायी रूप से सदस्य जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो 13 दिसंबर 1946 को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। और इसको उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, संविधान का ID कार्ड किसको कहते हैं, तो संविधान का जो ID कार्ड है वो NA पालखी वाला को कहते हैं। और संविधान की जो प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है, तो संविधान की जो प्रस्तावना जो है वो USA से ली गई है। कहाँ से ली गई है? USA से ली गई है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी जो है, अरे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो संविधान को जो प्रस्तावना की कुंजी है ये KM मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? KM मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना का जो वर्णन है ये USA से लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था, देखो 1947 में अपना देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जो है वो पहली बार कब मनाते हैं, तो 1950 में ही मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 नहीं 1930 में, 26 जनवरी 1930 में जब अपना जो मतलब पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले ही मना लिया गया था, भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उसके पहले ही मना लिया गया था। और जो संविधान है वो कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था संविधान को। और संविधान बनकर कब तैयार होता है, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। चीज़ें सही से याद रखनी, ठीक है। और पहला कब मनाया गया था, तो 1930 को मनाया गया था। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता किस बीमारी का कारण बनती है, तो अगर किसी को मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया किसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, जिसको पास का तो सही दिखता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको पास का सही दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का तो सही दिखेगा लेकिन पास का सही नहीं दिखेगा। तो मायोपिया क्यों होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष हो। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 को लाना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 3 को लाना है। यानी कि दूर है तो उत्तल में जाएंगे और निकट है तो अवतल दर्पण लेंस में जाएंगे। ठीक है, तो अत्यधिक वक्रता किस बीमारी के कारण होती है नेत्र लेंस की, तो मायोपिया के कारण होती है। कैटारेक्ट की बात कर लेते हैं, तो लेंस जो है वो दूधिया हो जाता है। अगर किसी को कैटारेक्ट है तो लेंस कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। पर्सियोफोबिया की बात कर लेते हैं, तो ये वृद्धों मतलब बूढ़ों में होता है। किस में होता है, बीड़ों में होता है, जिसमें लेंस का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है, जिसको हम, और अगर ये हो जाए तो इसको दूर करने के लिए क्या हम करते हैं, तो वायु फोकल लेंस का उपयोग हम करते हैं। अवतल लेंस की बात कर लेते हैं और उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। तो अब उत्तल लेंस जो है एक इस तरीके से देखा होगा, एक इस तरीके से देखा होगा, आपने 2 लेंस देखे होंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस जो है वो ये होता है और उत्तल लेंस जो है ये होता है। अवतल लेंस क्या होता है कि किनारों पर
चौड़ा और बीच में पतला होता है, और उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा और किनारों पर जो है वो पतला होता है। ग्लूकोमा की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोमा जो है वो बच्चों की आंखों में जन्मजात होता है, ठीक है। जब आंख का दाब जो है वो बढ़ जाता है तो इस तरीके से जो जन्मजात है वो ग्लूकोमा होता है। लेकिन ट्रैकोमा जो है वो ट्रैकोमा बैक्टीरिया से होता है। कौन सा एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण जो है वो कंप्यूटर चिप है। कौन सा है? कंप्यूटर चिप है। सबसे बड़ा वर्किंग स्पेस कौन सा है? तो सबसे बड़ा वर्किंग स्पेस जो है वो सूरत डायमंड वोर्स है। जहाँ पर क्या होता है सूरत डायमंड वोर्स में, इसमें हीरा की खानें होती हैं। हीरा को यहाँ पर तराशा जाता है, और हीरा की खानें कहाँ पर हैं? तो एमपी के पन्ना में ये स्थित हैं। श्रृंखला में प्रत्येक, ये देखो ये तो समांतर श्रेणी और गुत्तर श्रेणी वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि V बराबर IR, ये तभी समझ में आएगा। देखो ये V बराबर IR जो है ये किसके द्वारा नियम जो है वो दिया गया था? तो ओम का नियम है V बराबर IR, जिसको 1827 में दिया गया था, ठीक है। श्रृंखला में धारा समान होती है, किसमें? श्रृंखला में। और समांतर में जो विभवांतर है वो वोल्ट बराबर होता है। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। किस देश की सहकारी खेती सबसे सफल है? तो डेनमार्क की जो सहकारी से खेती है वो सबसे सफल मानी जाती है। सहकारी समितियां कब आती हैं? तो सहकारी समितियों को 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको जोड़ा जाता है, जो कि भाग 9 के बी में और अनुच्छेद 43 के बी में, ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं, भाग 9 के बी में और 43 के बी में इनको जोड़ा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसको कहते हैं? तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश जो है वो कहते हैं। और भारत में झीलों का हजारों झीलों का राज्य किसको कहते हैं भारत में? तो ये उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। किस प्रसिद्ध लेखक ने माधविकी कुट्टी का उपनाम इस्तेमाल किया था? तो माधविकी कुट्टी का जो उपनाम है वो कमला दास और कमला सुरैया, जिसको हम कहते हैं कमला दास और कमला सुरैया एक ही है, इन्होंने उपनाम इस्तेमाल किया था, जो कि केरल से संबंधित है। गुलरुखी का नाम जो है वो किसके मतलब किसको और बोला जाता है? तो सिकंदर लोदी को बोला जाता है। लोक हितवादी की बात कर लेते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो MP में स्थित है। और सांची का स्तूप कितने के नोट पर बना हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सांची का स्तूप जो है वो चैत्यागिरी बिहार महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। कहाँ पर? सांची के स्तूप में। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है जो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं की याद में जो है या फिर उन्हीं के लिए जो है वो स्तूप बना दिए जाते हैं। ज़्यादातर बौद्ध जो है इनकी निवास कहाँ पर था? तो ज़्यादातर जो बौद्धियों का निवास था वो था बिहार में। कहाँ पर था? बिहार में था। और जो यहाँ पर जो पूजा गृह होता है किसमें? स्तूप में, उसको हम चैत्य के नाम से जानते हैं। किसके? चैत्य के नाम से जानते हैं। यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइटें हैं? तो वर्तमान में 43 साइटें हैं यूनेस्को में। और अंतिम जो साइट है वो है मोइदम। कौन सी है? मोइदम है, जो कि कहाँ की है? असम की है। 41वीं साइट कौन सी है? तो 41वीं है शांति निकेतन। और शांति निकेतन जो है वो 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन में परिवर्तित कर दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। वैसे तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में पश्चिम बंगाल में कर दी जाती है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर इसी को 1921 में जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाता है। शांति निकेतन में बदल दिया जाता है। कब? 1921 में। होयसल मंदिर की बात कर लेते हैं। तो होयसल मंदिर जो है वो सितारे के आकार का है। कैसा है? सितारे के आकार का होयसल मंदिर है। 43वीं साइट जो है इसको याद रखेंगे बस, बाकी आपको 41 42 में याद रहे ना रहे, फिर भी एक बार याद रखेंगे। 42वीं और 43वीं साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मोइदम जो है, कैमोइदम, असम की जो कैमोइदम है इसको हम मोइदम पढ़ते हैं। तो 43वीं साइट इसको जोड़ा गया है। होयसल की जो राजधानी है, होयसल मंदिर जो है, अब आपसे पूछ सकते हैं इसी के द्वारा, क्योंकि ये 42वीं साइट है। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की जो राजधानी थी वो थी अराईबीडु। कौन थी? अराईबीडु थी। और होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। पहली जो यूनेस्को साइट है किसको जोड़ा गया था? तो 1983 में आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इनको 1983 में जोड़ा गया था। किसको? ताजमहल को, एलोरा और अजंता की गुफाओं को और आगरा के किला को।
बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण जो है वो बेरी रोग हो जाता है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अरे बात सही है, डी के एटा काफ़ी है। अरे से ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमीन है। सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड है। डी का रासायनिक नाम क्या है? तो अरे बात सही है, डी के कैल्सीफिरॉल डी का नाम है। सी डी ई, अरे बात सही है, डी के एटा। ई का क्या था? तो टेकोफेरोल था। ठीक है, अरे बात सही है, डी के एटा काफ़ी। एफ का डी के एटा काफ़ी। के का नाम क्या था? तो के का जो नाम है वो फाइलोक्विनोन था। शायद आपको हमने कल जो विटामिन से क्वेश्चन आया होगा, विटामिन एफ का रासायनिक नाम क्या था, तो हमने फाइलोक्विनोन बताया होगा। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज जो है वो काश्मीरी फंक के द्वारा की जाती है। विटामिन ए का ये देखो सारे नाम विटामिन, अरे बात सही, सी कहाँ गया पता नहीं, सी डी के एटा काफ़ी, ये चीज़ अभी हम बता रहे थे। तो अरे बात सही है, डी के एटा काफ़ी। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, ठीक है, और ऑस्टियो मलेशिया जिसको हम कहते हैं, ये हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? यानी कि किसी भी लेडीज़ को बच्चा ना होना, यानी कि बांझपन, और सॉफ्ट बोन्स जिसको हम कहते हैं मांसपेशियों में कमजोरी, वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी, जैसे आप देखते होंगे बहुत से लोगों के जो पैर हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, किसी किसी बच्चे के, ठीक है, किसी किसी के हाथ बहुत पतले टाइप के हो जाते हैं, तो वो विटामिन ई की कमी के कारण हो जाते हैं। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? अगर विटामिन के की, मान लो किसी किसी का रक्त नहीं रुकता है, ठीक है, तो उन्हें विटामिन के की कमी हो जाती है, थक्का नहीं बनता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? तो थाइमीन विटामिन B1 का नाम है। और विटामिन B1 से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग जो है वो हो जाता है। विटामिन B2 टू और रा, विटामिन 2 और रा, 2 जो है वो रा की तरह होता है, तो राइबो फ्लेमिन जो है विटामिन B2 का नाम है। इससे क्या हो जाता है कि होंठ और मुंह के किनारे जो है वो फटने लगते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लेसिस के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को हम नियासिन जो है इसके नाम से हम जानते हैं, और इसमें क्या हो जाता है? बाल सफ़ेद होने लगते हैं और पैरों में जो है वो जलन होने लगती है अगर किसी को नियासिन हो जाता है तो। विटामिन B5 की कमी क्या होती है? B5 को हम किससे डिकोड करते हैं? तो पेंटोगन से करते हैं ना, पेंटा। इसी तरीके से हम B5 को याद रखेंगे पेंटाथोनिक के नाम से, किससे? पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से। इसमें क्या होता है? मासिक विकार जो है, यानी कि पीरियड जो है वो सही से नहीं आते हैं। विटामिन, अगर किसी को B5 की कमी होती है तो विटामिन B6 क्या है कि, तो विटामिन B6 जो है वो पायरोडॉक्सिन हो जाता है। क्या विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है और दुर्बलता, यानी कि कमजोरी महसूस होती है अंदर से। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटिन है, और विटामिन B7 को ही हम विटामिन H के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग जैसे आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के स्किन पर वाइट सेल्स टाइप के हो जाते हैं, वाइट धब्बे टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, और बालों का गिरना, जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं उन्हें विटामिन B7 की कमी होती है, या फिर विटामिन H भी बोल सकते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, और इसी को हम इसमें क्या होता है कि एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। अगर किसी को रक्त की कमी है तो उसको विटामिन B9 यानी कि फॉलिक अम्ल की कमी होती है। विटामिन B12 की बात कर लेते हैं, तो विटामिन B12 का नाम थोड़ा सा अटपटा है, साइनोकोवाल अमीन, जिसको हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एनीमिया हो जाता है और पनीरियासिस हो जाता है। विटामिन C की बात कर लेते हैं, जिसको हम एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। अरे बात सही, ई को हम ए से डिकोड करेंगे, ठीक है। तो एस्कर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C का रासायनिक नाम है, और इससे स्कर्बी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो विटामिन का खेल खत्म होता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है कि पानी में और वसा में घुलनशील कौन होते हैं। तो पानी में घुलनशील कौन है? जो पानी की तरफ पिघल जाए वो कौन होता है? वो BC होता है, ठीक है। जो पानी की तरह पिघल जाए वो कौन होता है? वो BC होता है। और जो बसा की तरह रहे उसको बोलते हैं कीड़ा। क्या बोलते हैं? कीड़ा। यानी कि अगर किसी के पेट में बसा है तो क्या बसा है? कीड़ा बसा है, ठीक है। तो बसा में घुलनशील कौन होते हैं? तो कीड़ा होते हैं। और BC में घुलनशील कौन होते हैं? तो पानी में घुलनशील BC होते हैं। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं, तो पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 को जानते हैं हम। और B3 को हम कैसे याद रखेंगे? तो 3D रोग जो है, कौन से? विटामिन B3 और 3D रोग जो है, 3D का मतलब है यानी कि 3D से जो रोग हैं, जैसे कि डर्माटाइसिस, डेमेंशिया जिसको हम बोलते हैं, और डायरिया जो है वो 3D, पेलेग्रा रोग जो है वो 3D के रूप में हम जानते हैं। किसको? B3 को। रेनल ट्यूब डिफेक्ट किससे होता है? तो विटामिन B9 से जो है वो रेनल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। किससे? विटामिन B9 से। विटामिन D जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम
ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी कहते हैं। विटामिन डी को ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। विटामिन के बारे में बताया था हमने कि रक्त का थक्का जो है वो इसमें नहीं जमता है, ठीक है। इसके बाद चिश्ती सिलसिला के एक प्रमुख शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा और अजमेर में जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, किसको? अढ़ाई दिन का झोपड़ा को, और इसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को। पानीपत के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, द्वितीय युद्ध 1556 में होता है और तृतीय युद्ध 1761 में होता है। पहले युद्ध जो होता है इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी को हराया जाता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जब हार जाता है तो बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, एक अपना अलग साम्राज्य बनाता है, और गुलाम वंश जो है वो यहीं पर लोदी वंश पर ख़त्म हो जाता है। इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाता है यहाँ पर, और बाबर की जीत होती है और गुलाम वंश यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो होता है वो अकबर और हैमू के बीच में होता है 1556 में। इसमें अकबर की जीत होती है और हैमू जो है वो हार जाता है। और 1761 में जो है वो अफ़गानों ने किसको हराया था? तो मराठों को हराया था। अफ़गानों और मराठों के बीच में होती है, जिसमें मराठों की हार होती है और अफ़गान जो हैं वो जीत जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। ये उत्तराखंड में स्थित है और देश का पहला राष्ट्रीय पार्क जो है वो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इसमें क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1972 में की जाती है। कब? 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। सबसे कम वन जो है वो सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो मिश्रित जो हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसको मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ते हैं, ठीक है। भारत की पहली नाइट सेंचुरी कौन सी है? तो भारत की पहली नाइट सेंचुरी पेंच है, जो कि एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। पन्ना, पेंच, ये जितने भी हैं ये कहाँ के हैं? ये एमपी के नेशनल पार्क हैं। पहली मेलानिस्ट टाइगर सफारी कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मोटेरेक्स रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो केवलादेव घाना या फिर केवल नाम जो है जिसको हम लोकटक झील पर स्थित है, ये दोनों मार्टिक्स रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? केरल के हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी और पन्नी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ के हैं? तो मिलना कौन कह रहा है? गुंडा कह रहा है। किससे कह रहा है? मुद्दुमलाई से कह रहा है। और किससे कह रहा है कि अन्ना तुम भी आ जाना? इंदिरा गांधी से भी धमकी दे रहा है। और कहाँ पर मिलने आना है? तो मन्नार की खाड़ी में मिलने आना है। और क्या करना है? तुमको पलना है। क्या करना है? तुमको पलना है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंची राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। राजीव नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। किसमें? राजीव नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो केबिल नामजुआ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और किस पर तैरता है? तो लोकटक झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कौन सा है? केबिल नामजुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मणिपुर में। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो कचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम का है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह बिहार में स्थित है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों उड़ीसा में है। झारखंड की बात कर लेते हैं तो बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ को ऐसे याद रखेंगे जो नवीन सर ने याद कराई है कि छत पर क्या घास जो है, पूछ रही है इंदिरा, किससे? इंदिरा पूछ रही है कि छत पर घास कहाँ डाल दें? कहाँ गिर दें? कहाँ गिर दें? तो ये कहाँ के हो गए? ये सभी छत्तीसगढ़ के हो गए। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की जलपरी यानी कि जल्दापारा नेशनल पार्क नोरा सिंगल है और बड़ी सुंदर और गोरी है, लेकिन बॉक्सर है। पश्चिम बंगाल की जलपरी नूरा सिंगल है और बड़ी सुंदर और गोरी है, लेकिन बॉक्सर है। ट्रिक है, जा से जलपरी से जल्दापारा नेशनल पार्क, नूरा से नरोरी वैली नेशनल पार्क, सिंगल से सिमलीपाल नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क और बॉक्सर से बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की छोटी सी ट्रिक है। मध्य प्रदेश की एमपी के संजय और माधव अपने बंधु कान्हा से
मिलने 5 पैसे लेकर पान खाकर मंडे को 7 बजे बस से पहुँचे। एमपी के संजय और माधव अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाकर मंडे को 7 बजे बस से पहुँचे। यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, मंडोला नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजा मुकुंद इज रनिंग इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? राजा मुकुंद इज रनिंग इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? तो मुकुंद से हो जाएगा मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क, रनिंग से हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, सारी से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट से हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो जहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर? डेजर्ट नेशनल पार्क में। क्यों से हो जाएगा केवला देवी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यूपी के पीलीभीत की नवाब की बेटी चंद्रप्रभा को चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए देखा गया। किसको? यूपी के पीलीभीत के नवाब की बेटी का नाम क्या है? चंद्रप्रभा को चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए देखा गया। यानी कि पीली से पीलीभीत हो जाएगा, नवाब से नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, चंद्रप्रभा से चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, चंबल से चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा और दूध से हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं किस पर? उत्तराखंड पर। उत्तराखंड का क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब? 1936 में। कब? 1936 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आता है। शायद प्रोजेक्ट टाइगर हमने वहाँ पे कितना बताया? प्रोजेक्ट टाइगर ही था, क्या था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1972 में आता है और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में। शायद यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी यहाँ पर 1973 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना? 1973 करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता तो 1972 आ जाता। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 72-73 में। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। वैसे नीचे सही दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है वो 1972 में आता है और प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992 में आता है। कब आता है? 1992 में आता है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1936 में होती है। हेली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो रामगंगा नेशनल पार्क का नाम ही है, हेली नेशनल पार्क है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई। मेरी से हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क, कहाँ पर है? गुजरात में है। ब्लैक से हो जाएगा ब्लैकबक नेशनल पार्क, वैन से हो जाएगा वंशिदा नेशनल पार्क और गिर से हो जाएगा गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बल बाड़ा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात कर लेते हैं तो राजकीय पक्षी किसको कहते हैं? तो स्नो लीपर्ड को कहते हैं। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा? हेमीज राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली की बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की, तो ये भी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। दांची सबसे ज़्यादा कहाँ लगती हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में लगती हैं। सलीम अली समझ गया होगा जम्मू एंड कश्मीर हमने क्यों बोला है। किश्तवाड़ा भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। किसने बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो JM सेनगुप्ता ने बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। चटगांव शस्त्रागार लूट की बात कर लेते हैं तो ये होता है 1930 में और इसके जो मास्टरदा हैं वो कौन थे? तो सूरसेन जो हैं वो, इन्हीं को हम मास्टरदा के नाम से जानते हैं। भारत माता का जो चित्र है वो किसने बनाया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तमिलनाडु में VO चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा खोली गई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि विश्व की 3rd नंबर की चोटी है, जिसकी डिस्टेंस 8586 मीटर है। नंदा देवी
की बात कर लेते हैं। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 7,816 मीटर है। ये 85-86 याद रखेंगे भारत की कंचनजंगा को, ठीक है, कितनी 85 और 86। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 8848 मीटर इसकी डिस्टेंस है। और कंचनजंगा तीसरे नंबर की है। और K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी डिस्टेंस 8611 है। कितनी है 8611 है। यहाँ 85-86 है, यहाँ 8611 है, ठीक है। ये K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये विश्व की सेकंड नंबर की है। और कंचनजंगा जो कि कहाँ की है, सिक्किम में ये स्थित है। तोत्से जो कि तिब्बत की विश्व की लाहोत्से, ये तिब्बत की विश्व की चौथी नंबर की, जिसकी डिस्टेंस 85-16 है। कितनी है 85-16 है। 86-11 याद देखो, 88-48 याद रखेंगे पहले नंबर पर है, 86-11 दूसरे नंबर पर है, 85-86 तीसरे नंबर पर है और 85-16 चौथे नंबर पर है। रूर क्षेत्र किस देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो जर्मनी जो है वो रूस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जो किससे भरे हुए हैं, तो खनिजों से भरपूर हैं। जर्मनी के जो है वो खनिजों से भरपूर हैं। भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? रूर का मतलब होता है जो खनिजों से भरा हुआ हो। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। कि भारत का पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल जो है वो भारत का पहला संचार उपग्रह है, जो कि GSLV यानी कि जियो स्टेशन ऑर्बिट है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है। और अभी हाल ही में 2 सुपर कंप्यूटर मोदी जी के द्वारा जो है उनको लॉन्च किया गया है, मतलब उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, उन्होंने बनाया नहीं है। एप्पल की बात कर लेते हैं। तो एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? तो एराइन पैसेंजर पेलैंड एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म था। फ्रेंच गियाना और दक्षिणी अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया था। कब? 1981 में। विषुवत रेखा पर रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है। और पलायन वेग जो है इसकी स्पीड कितनी होती है? तो पलायन वेग की स्पीड होती है 11.5 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई चीज़ फेंकी जाती है पृथ्वी से या फिर जाती है तो वो पलायन कर जाती है, यानी कि हमेशा के लिए वो अंतरिक्ष में चली जाती है। कितने? 11.5 मीटर पर सेकंड के, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। कितने? 11.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ये बता देना का आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वहाँ से जाकर आपको नहीं मिलता है तो आप @ लगाकर रैपिड स्टडी 1 लिखेंगे तो आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। रैपिड स्टडी बिना स्पेस के लगाना है और लास्ट में 1 लिख देना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एक लाइक एंड एक शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको लगता है कि आपको किसी दोस्त को ये चीज़ें भेजनी चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।